नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने मोटिवेशन टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 1, 2 एंड 3 को कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंतर्गत लगभग हमने 45 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं और जाना है, समझने की कोशिश की है कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो सभी प्रश्न आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर के द्वारा इस टॉपिक पर बेस्ड और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 46 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति जो उसे एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं। यानी कि व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की जो इंटरनल शक्ति है यानी कि पावर है, वो उसे एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित करते यानी मोटिवेट करती है, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है अधिगम, ऑप्शन बी कहता है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी कहता है आत्मसात और ऑप्शन डी कहता है जीवन कौशल। अब आपको बताना है कि आंतरिक शक्ति से जब व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो ना ही उसे हम अधिगम कह सकते हैं, ना ही आत्मसात और ना ही जीवन कौशल, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका वो मोटिवेशंस का है, प्रेरित से रिलेटेड है आपका मोटिवेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरणा। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि निम्न में अधिगम का हृदय है, यानी कि आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि अधिगम का हृदय हम किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है सफलता को कहते हैं, ऑप्शन बी कहता है राजमार्ग को, ऑप्शन सी कहता है अभिप्रेरणा को और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी को। अब आपको बताना है कि निम्न में से अधिगम का जो हृदय है वो किसे कहते हैं, क्या तीनों को कहते हैं या किसी पर्टिकुलर एक को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंटेंट वाले पोर्शंस में हमने डिटेल में पढ़ा है कि अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय भी कहते हैं, अभिप्रेरणा को सीखने का सुनहरा मार्ग भी कहते हैं, अभिप्रेरणा को सफलता का आधार भी कहते हैं और अभिप्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग भी कहते हैं। यानी कि अगर आप अधिगम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोटिवेशन ज़रूरी है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो उसका आधार भी आपका मोटिवेशन है, अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखने का सबसे बेहतरीन मार्ग चाहते हैं तो उसके लिए भी मोटिवेशन है और अधिगम का ये हृदय भी कहा जाता है। उम्मीद कर सकता हूं कि आप इन सभी पॉइंटों से ये रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि मोटिवेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया में जो भी इंसान आज के समय में सक्सेस हुआ है और जो इससे पहले भी हुए हैं, उनके लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा होगा, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई भी इंसान इस दुनिया में सफल नहीं हो सकता। जो भी सफल होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और कोई ना कोई मोटिवेशंस के कारण होते हैं जिस वजह से वो सक्सेस होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, आयोग द्वारा इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले एग्जाम्स में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि ये जो है सीखने का सबसे बेहतरीन मार्ग है, सबसे प्रारंभिक आधार है। इसीलिए यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आयोग चाहती है कि जो भी अध्यापक चुने जाए सुपर टेट के थ्रू वो इतने बेहतरीन हो कि जब भी वो अपनी कक्षा में जाए तो बच्चों को मोटिवेटेड कर दे और उन्हें सीखने के लिए उन्हें राजी कर दे, उन्हें तैयार कर दे, किसी भी तरीके से वो सीखने के लिए उन्हें प्रेरित कर दे। और यही सबसे मेन आधार है सफलता का। इसीलिए आयोग द्वारा इस टॉपिक से मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं और नेक्स्ट सुपर टेट एग्जाम्स में भी यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए होंगे कि अधिगम का जो हृदय है वो हम कहते हैं अभिप्रेरणा को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 की अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है। देखिए यहाँ से सीधा सीधा आपसे इन्वर्टेड कॉमा देकर कथन पूछ लिया गया है कि अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की, यानी कि इंटरेस्ट उत्पन्न करने का एक प्रोसेस है, वो है आपका मोटिवेशंस। ये कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए कहता है क्रो एवं क्रो, ऑप्शन बी कहता है थॉमसन, ऑप्शन सी कहता है गिलफोर्ड और ऑप्शन डी कहता है गुड एनफ। अब आपको बताना है कि मोटिवेशंस के लिए इंटरेस्ट उत्पन्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को उत्पन्न कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को मोटिवेट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको बताना है
हैं स्टूडेंट्स, कंटेंट वाले पोर्शंस में हमने लगभग 10 से 11 कथनों को डिटेल में स्टडी किया है जो अलग अलग साइकोलॉजिस्टों के द्वारा दिए गए हैं। अगर आपने वो क्लासेस देखे हैं तो आप इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है थॉमसन, क्योंकि थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक क्रिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, यह कथन किसका है? यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर भी आपसे कथन पूछा गया है कि अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए कहता है विलियम मैकडोगल, ऑप्शन बी कहता है मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी कहता है स्किनर और ऑप्शन डी कहता है सोरेनसन। अब आपको बताना है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा परिवर्तन है यह कथन किस विद्वान का है या किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मैकडोनाल्ड, क्योंकि ये जो कथन है वो आपके मैकडोनाल्ड साहब के द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, ये मैकडोनाल्ड का कथन है जिसको हमने कंटेंट वाले पोर्शंस में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। उम्मीद करता हूँ कि वो क्लास आपने अच्छे से कवर की होगी, तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि निम्न आंतरिक अभिप्रेरक, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा निम्न में आंतरिक अभिप्रेरक है, यानी कि इनमें से कौन से आंतरिक अभिप्रेरक है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए कहता है भूख, प्यास और काम वासना, ऑप्शन बी कहता है प्यास, निद्रा और काम वासना, ऑप्शन सी कहता है भूख, प्यास, निद्रा और काम वासना और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक अभिप्रेरक है। स्टूडेंट्स कंटेंट वाले पोर्शंस में हमने डिटेल में जाना है कि अभिप्रेरक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अभिप्रेरक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके आंतरिक और एक होते हैं बाह्य। तो आंतरिक के भी उदाहरण के अंतर्गत मैंने आपको बताए हैं और बाह्य के अंतर्गत भी बताए हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस भी अच्छे से कवर की होगी तो आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा अप है, क्योंकि देखिए भूख जो है ये भी आंतरिक अभिप्रेरक है, प्यास भी आंतरिक अभिप्रेरक है और काम वासना भी आंतरिक अभिप्रेरक है। यहाँ पर भी आपके ऑप्शन नंबर बी में प्यास है, निद्रा है, काम वासना, ये भी आपके आंतरिक अभिप्रेरक में आते हैं। और ऑप्शन सी में भी भूख, प्यास, निद्रा और काम वासना, यानी कि यहाँ पर भी जितने भी आपके अभिप्रेरक है वो सब के सब आंतरिक अभिप्रेरक है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही राइट है, लेकिन इसमें आपको बेस्ट चुनना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स होता क्या है कि साइकोलॉजी में आपके चारों ही ऑप्शन नेगेटिव नहीं होते हैं, जैसे अदर सब्जेक्ट में आपके एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी सब गलत होते हैं, यहाँ पर सभी ऑप्शंस गलत नहीं होते हैं, लेकिन आपको चारों ऑप्शंस को एक बार देखना होता है और देखकर आपको राइट ऑप्शंस को चूज़ करना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे देख लिया भूख, प्यास और काम वासना, तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और इसी को ही राइट लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए, बी, सी में तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है सी, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शन है और यही इसमें सबसे बेहतर भी माना जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है। और मैं जो आपसे चाहता हूँ कि आप कभी भी साइकोलॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो चारों ऑप्शंस को एक बार देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसमें आपको बेस्ट छांटना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल है कि उसमें एक ही ऑप्शन राइट है, बाकी सब वैसे ही दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं, कुछ क्वेश्चनों में ऑप्शन ऐसे भी होते हैं जहां पर आपके सभी ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उसमें बेस्ट छांटना होता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि निम्न में अभिप्रेरणा के तत्व नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के तत्व नहीं है, यानी कि कौन सा अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है आवश्यकता, ऑप्शन बी कहता है प्रणोद, ऑप्शन सी कहता है संतुलन और ऑप्शन डी कहता है प्रोत्साहन। अब आपको बताना है कि अभिप्रेरणा के जो तत्व हैं वो कौन सा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंटेंट वाले पोर्शंस में हमने पढ़ा है कि जो अभिप्रेरणा के जो तत्व होते हैं उनकी संख्या 4 है और उसको मैंने बताया आपको कि वो कौन से सिद्धांत से लिए गए हैं, यानी CL हल के सबलीकरण सिद्धांत से अभिप्रेरणा के 4 तत्व लिए गए हैं। और उन 4 तत्व में पहला जो तत्व है वो आता है आपका आवश्यकता,
दूसरा तत्व आता है आपका प्रणोद, चालक या इसी का ही अन्य नाम है अंतर्नोद। तीसरा जो तत्व होता है वो आता है आपका प्रोत्साहन और चौथा जो तत्व है वो आता है आपका अभिप्रेरक। तो ये 4 तत्व होते हैं जिनको हमने कंटेंट वाले पोर्शंस में पढ़े हैं। तो इसलिए आवश्यकता आपके अभिप्रेरणा के तत्व है, प्रणोद आपके अभिप्रेरणा के तत्व है, प्रोत्साहन आपके अभिप्रेरणा के तत्व है, लेकिन संतुलन कहीं पर भी आपने अभिप्रेरणा के तत्व के अंतर्गत नहीं पढ़े होंगे। और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, क्योंकि आपसे पूछा गया निम्न में अभिप्रेरणा के तत्व नहीं है, तो नहीं है आपका संतुलन। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे और आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आपसे एग्जामिनर प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कहता है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनुष्य में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। देखिए सिगमंड फ्राइड के अनुसार पूछा गया है कि मनुष्य में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 3, ऑप्शन सी कहता है 4 और ऑप्शन डी कहता है 14। अब आपको बताना है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार मनुष्य में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां। स्टूडेंट्स ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं वो मूल प्रवृत्तियों को देखकर सीधा 14 के साथ चले जाते हैं, बट क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर ने आपको घुमाया, यहाँ पर आपसे पूछा गया सिगमंड फ्राइड के अनुसार, और अगर आप मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 लगाते हैं तो ये विलियम मैकडोगल के अनुसार हो जाएगा, क्योंकि विलियम मैकडोगल ने बताया कि मनुष्य में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है जिनको हम संवेग भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया सिगमंड फ्राइड के अनुसार, इसलिए 14 ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपको देखना है कि सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है या उनके अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। अगर आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से कवर किया है तो आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि अभिप्रेरणा का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है और उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति में 2 प्रकार की पाई जाती है। एक उन्होंने बताया जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे हम एरोस बोलते हैं, और दूसरा होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे हम थनाटोस बोलते हैं। यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति में जब आप निर्माणात्मक होते हैं, सही कार्य करते हैं तो आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, और जब आप मृत्यु मूल प्रवृत्ति में होते हैं तो आप विनाशात्मक होते हैं, आप गलत कार्यों को फॉलो करते हैं और आप असफलता की ओर पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हमने कंटेंट वाले पोर्शन में सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को डिटेल में पढ़ा है। तो वहीं से आपसे पूछा गया कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो है मूल प्रवृत्तियों की संख्या 2 है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कहता है कि अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। देखिए सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया कि अभिप्रेरणा का जो प्रोत्साहन सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है। तो ऑप्शन ए कहता है मैक क्लीलैंड, ऑप्शन बी कहता है वोल्स एवं कॉफमैन, ऑप्शन सी कहता है डगलस और ऑप्शन डी कहता है हर्जबर्ग। अब आपको बताना है कि अभिप्रेरणा का जो प्रोत्साहन सिद्धांत है उसके प्रतिपादक यानी कि उसके जनक कौन है, किन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। तो ना तो मैक क्लीलैंड ने इस सिद्धांत को दिया, ना ही डगलस ने दिया और ना ही हर्जबर्ग ने, क्योंकि प्रोत्साहन सिद्धांत देने वाले हैं आपके वोल्स एवं कॉफमैन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका बी, वोल्स एवं कॉफमैन का अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उन्होंने 2 प्रकार के प्रोत्साहन पर बात की। उन्होंने कहा एक सकारात्मक प्रोत्साहन होता है जैसे पुरस्कार प्रशंसा, और एक होता है नकारात्मक जैसे दंड या फिर निंदा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे आपसे सिंपल प्रश्न पूछे जाए या चाहे आपसे डेप्थ से क्वेश्चंस पूछे जाए। आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप उस टॉपिक की डिटेल नॉलेज रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको इजीली क्लियर हो पा रहे होंगे और किसी भी प्रश्न में किसी भी तरीके का कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कहता है कि मैक क्लीलैंड के अनुसार अभिप्रेरणा में कितने प्रकार की मांगे होती है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया मैक क्लीलैंड के अनुसार अभिप्रेरणा में कितने प्रकार की मांगे होती है, यानी कितने प्रकार की डिमांड है। ऑप्शन ए कहता है 2 प्रकार, ऑप्शन बी कहता है 3 प्रकार, ऑप्शन सी कहता है 4 प्रकार और ऑप्शन डी कहता है 5 प्रकार। अब आपको बताना है मैक क्लीलैंड का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसको हम कहते हैं अभिप्रेरणा का त्रिमार्ग सिद्धांत या अभिप्रेरणा का आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक आपके हैं मैक क्लीलैंड। और मैक क्लीलैंड के जो ये सिद्धांत है इसका ये नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में भी हमने कंटेंट वाले पोर्शन में बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बताया कि क्यों इसका नाम आवश्यकता संप्राप्ति
का सिद्धांत पढ़ा और क्यों इसको त्रिमार्ग का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसके पीछे रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि मैक क्लीलैंड ने जो ये सिद्धांत दिए हैं इसमें उन्होंने 3 प्रकार की मांगों पर बात की है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के पास 3 प्रकार की मांगें होती है। एक होती है आपकी संप्राप्ति मांग जो सबसे ज़्यादा है, जैसे धन, पैसा, ज़मीन, जायदाद। ज़्यादातर 95% लोग जो है संप्राप्ति की मांग करते हैं। दूसरे होते हैं आपके सत्ता मांग, यानी कि सत्ता मांग जैसे राजनेता वगैरह होते हैं जो अपनी सत्ता पर पहुंचना चाहते हैं, उनकी डिमांड होती है किसी तरीके से सत्ता पर पहुंचा जाए। और तीसरी जो मांग होती है उसे हम कहते हैं संबंध मांग, यानी कि जो रिलेशनशिप को महत्व देते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लगभग 1% के आसपास होते हैं जो अपने रिलेशंस को महत्व देते हैं, जो अपने संबंधों को महत्व देते हैं, हर किसी के साथ भाईचारा बनाकर रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसी सिद्धांत को मैक क्लीलैंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसके 3 प्रकार है, 3 प्रकार की मांगों पर उन्होंने बात की, इसलिए इसे त्रिमार्ग का सिद्धांत भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादातर लोग जो है संप्राप्ति मांग पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इसे आवश्यकता संप्राप्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मैक क्लीलैंड के अनुसार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अभिप्रेरणा में कितने प्रकार की मांगें होती है, तो आपको बताना है 3 प्रकार की मांगें होती है। एक संप्राप्ति मांग, दूसरा सत्ता मांग और तीसरा संबंध मांग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और क्वेश्चंस को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर आपको इस टॉपिक पर बेस्ड प्रश्न पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की आवश्यकता आकलन के सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए आपसे सीधा सीधा पूछा गया आवश्यकता आकलन का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए कहता है स्टैनली हॉल, ऑप्शन बी कहता है क्लार्क लुईस हल, ऑप्शन सी कहता है क्लार्क लियोनार्ड हल और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। देखिए स्टूडेंट्स आवश्यकता आकलन का सिद्धांत ये आपसे पूछा गया है और अगर आप तीनों ही ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको हल दिखेंगे, यहाँ पर भी आपको हल दिखेंगे और यहाँ पर भी आपको हल दिखेंगे। और अगर आपने कभी ये पढ़ा है कि आवश्यकता आकलन का सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत, तो ये दिया गया है CL हल। अगर आप इस तरीके से भी पढ़ेंगे तो भी आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि स्टैनले हल से तो आप चलिए 1% के लिए समझ गए तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन C फॉर क्लार्क और L फॉर लुईस और हल फॉर हल भी हो सकता है और क्लार्क लियोनार्ड हल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे यदि आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ पा रहे होंगे कि एग्जामिनर किस माइंडसेट के साथ आपको कंफ्यूज करना चाहता है, क्योंकि इसी तरीके से आपका पेपर तैयार किया जाएगा। क्योंकि जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आयोग पर दबाव होता है कि हम ऐसे प्रश्नों का स्तर बनाएं जिसमें कम से कम बच्चे क्वालिफाई करें, इतने बच्चे क्वालिफाई करें जिनको हम ले भी पाएँ। तो इसीलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस का लेवल वो उस हिसाब से तैयार करते हैं। इसी तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया कि आवश्यकता आकलन का सिद्धांत यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है। ज़्यादातर लोग जो है सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं, लेकिन मैंने आपको सबलीकरण के सिद्धांत जो क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा दिए गए हैं इसके अन्य नाम भी मैंने आपको बताए हैं, ताकि किसी भी नाम से यदि पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे और राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुँच पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लार्क लियोनार्ड हल, यानी आवश्यकता आकलन के सिद्धांत के प्रतिपादक है आपके क्लार्क लियोनार्ड हल। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि सर्वप्रथम मूल प्रवृत्तियों का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि सबसे पहले मूल प्रवृत्ति का जो प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, इसको किसने प्रतिपादित किया था, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है विलियम मैकडोगल, ऑप्शन बी कहता है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी कहता है सिगमंड फ्राइड और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। अब आपको बताना है कि सबसे पहले मूल प्रवृत्तियों का जो प्रत्यय है वो किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके विलियम मैकडोगल, आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे मूल प्रवृत्ति देखने के साथ ही आप जाएंगे विलियम मैकडोगल के साथ, ठीक, जो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। लेकिन मूल प्रवृत्ति का जो प्रत्यय है यानी कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले प्रतिपादित किया था विलियम जेम्स ने, लेकिन इन्होंने प्रमाणिक सिद्धांत नहीं दे पाए और इस मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का जो प्रमाणिक सिद्धांत है वो विलियम मैकडोगल के द्वारा दिया गया, इसलिए इनको इसका जनक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वप्रथम मूल प्रवृत्तियों का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले जो मूल प्रवृत्ति का
प्रत्यय प्रतिपादित किया था वो विलियम जेम्स ने किया था, लेकिन ये जनक इसलिए नहीं बन पाए या प्रतिपादक इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि इन्होंने इसका प्रूफ नहीं दिया था। जो प्रमाणिक प्रूफ है वो नहीं दे पाए, और प्रमाणिक प्रूफ आपके विलियम मैकडूगल ने दिया था, इसलिए इनको इसका जनक माना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुँच पाए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि निम्न में अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है, यानी कि अभिप्रेरणा की प्रविधि कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन बी कहता है अवधान या रुचि, ऑप्शन सी कहता है अनावश्यकता का ज्ञान, और ऑप्शन डी कहता है प्रगति का ज्ञान। तो अभिप्रेरणा की प्रविधि यानी कि ऐसी विधि जिसको मोटिवेट करने के लिए एक अध्यापक को उपयोग करना चाहिए, तो कौन सा? तो स्टूडेंट देखिए, पुरस्कार एवं दंड यानी कि यह अभिप्रेरणा की एक प्रविधि है, क्योंकि जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, उसको पुरस्कार देना ज़रूरी है, और जब बच्चा कुछ गलत कार्य को बार बार दोहराता है तो उसके लिए उसे दंड देना भी ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा दंड देना है, आप दंड का तरीका अलग तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। आप उसे थोड़ा सा डांट भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा नहीं दंड दे सकते, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसे दंड दें तो वो आपकी बातों को समझ जाए कि आप उससे नाराज़ हैं और आप इस कार्य को पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपको दंड देना है, और ये आपकी अभिप्रेरणा की प्रविधि के अंतर्गत आते हैं। अवधान या रुचि, यानी अवधान का मतलब ध्यान और रुचि मतलब इंटरेस्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे के अंदर किस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट है, उनसे रिलेटेड यदि आप उनके सामने उदाहरण रखते हैं तो वो बच्चे उस चीज़ को करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो ये भी एक तरीके से अभिप्रेरणा की प्रविधि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी कहता है अनावश्यकता का ज्ञान, ये बिल्कुल भी नहीं है। और प्रगति का ज्ञान, देखिए एक अध्यापक को बच्चे की प्रगति का ज्ञान भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रगति का ज्ञान होगा, बच्चे के लेवल का ज्ञान होगा, अगर बच्चा सही चल रहा है तो आप उसकी तारीफ़ करेंगे, अगर बच्चा सही नहीं चल रहा तो उसकी प्रॉब्लम को जानेंगे और उसकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप उसे मोटिवेशन दे रहे हैं। तो ये प्रगति का ज्ञान भी आपकी अभिप्रेरणा की प्रविधि के अंतर्गत आते हैं। तो पुरस्कार एवं दंड, अवधान या रुचि और प्रगति का ज्ञान, ये तीनों आपकी अभिप्रेरणा की प्रविधि के अंतर्गत है, और इनको मैंने कंटेंट वाले पोर्शंस में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। लेकिन अनावश्यकता का ज्ञान कहीं पर भी नहीं है और ये अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की अभिप्रेरणा के शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक थे, यानी कि अभिप्रेरणा का शरीर रचना सिद्धांत आपसे पूछा गया है कि इसके प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए कहता है डगलस मैकग्रेगर, ऑप्शन बी कहता है मैक क्लेलैंड, ऑप्शन सी कहता है मॉर्गन एवं मोर्रे, और ऑप्शन डी कहता है विक्टर ब्रूम। अब आपको बताना है कि अभिप्रेरणा का जो शरीर रचना सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स शरीर रचना के सिद्धांत के बारे में भी मैंने आपको कंटेंट वाले पोर्शन में बहुत अच्छे से बता रखा है कि शरीर रचना के सिद्धांत के बारे में बताने वाले आपके मॉर्गन एवं मोरे साहब है, और उनका मानना ये है कि व्यक्ति जो अभिप्रेरित होता है वो आंतरिक रूप से होता है, क्योंकि सब कुछ गतिविधियाँ उसके शरीर में ही होती है। अगर शरीर नहीं होता तो व्यक्ति मोटिवेट नहीं हो पाते। तो इसलिए इनके शरीर रचना सिद्धांत के बारे में बताने वाले मॉर्गन एवं मोरे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की अभिप्रेरणा के नाभिकीय मांग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। देखिए अभिप्रेरणा की जो नाभिकीय मांग का सिद्धांत है इसकी चौथी अवस्था आपसे पूछी गई है, यानी कि स्टूडेंट्स आपने नाभिकीय मांग का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं अब्राहम मास्लो का पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत। इसे हम नाभिकीय मांग के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अब्राहम मास्लो के पदानुक्रमिक मांग के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इस सिद्धांत के अन्य नाम भी है, जैसे पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, नाभिकीय मांग का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, मानवतावादी सिद्धांत भी इसे कहते हैं, आत्म सिद्धिकरण का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। तो वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसको जानते हैं कि आवश्यकता का पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया नाभिकीय मांग का सिद्धांत। और इस तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढेंगे, और वो चाहेंगे कि बच्चा यहाँ पर कंफ्यूजन में गलत ऑप्शन टिक करे और गलती हो जाए उनसे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई ना कर पाए, और जो बच्चे क्वालिफाई करें वो बिल्कुल सिलेक्टेड हो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके की रणनीति आयोग की है,
और वो चाहती है कि ज़्यादा बच्चे इस बार क्वालिफाई ना करें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे तो उनको भर्ती देने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आपको अपनी स्ट्रेटजी पहले से बनानी होगी। इसलिए मेरा मोटो रहता है कि आप कोई भी चीज़ पढ़े तो उसको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ पढ़े ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना जाए। तो अभिप्रेरणा के नाभिकीय मांग का सिद्धांत, यानी जिसे हम पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत कहते हैं, इसकी चौथी अवस्था आपसे पूछी गई है। इसका मतलब मैस्लो ने जो अपना पिरामिड प्रस्तुत किया था, जिसे हम मैस्लो का त्रिभुज भी कहते हैं, उसके अंतर्गत मैंने आपको बता रखा है कि इसकी 5 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था जो है वो आपकी शारीरिक आवश्यकता, दूसरी जो अवस्था है उसे हम कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी जो अवस्था है उसे हम कहते हैं सामाजिक आवश्यकता, चौथी जो अवस्था है उसे हम कहते हैं सम्मान की आवश्यकता, और पांचवी जो अवस्था है उसे हम कहते हैं आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो यहाँ से आपसे पूछा गया चौथी अवस्था बताने हैं, तो चौथी अवस्था है सम्मान की आवश्यकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है कि अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी कि सीधा सीधा सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए कहता है विक्टर ब्रूम, ऑप्शन बी कहता है वोल्स एवं कॉफमैन, ऑप्शन सी कहता है मैक क्लीलैंड और ऑप्शन डी कहता है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। अब आपको बताना है कि अभिप्रेरणा के जो प्रत्याशा सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है। तो कंटेंट वाले पोर्शंस में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है और उसको डिटेल में भी बताया है कि अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो दिया गया आपके विक्टर ब्रूम के द्वारा, यानी कि इसके प्रतिपादक आपके हैं विक्टर ब्रूम। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछती है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न मैंने आपको इस प्रैक्टिस सेट के दौरान कराए हैं वो सभी प्रश्न आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।